मैंने आपसे कहा ना, भगवंत नगर प्रेम से जीता जाता है, अकड़ से नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। भगवंत नगर ज्ञान से जीता जाता है, अहंकार से नहीं। तीखा वार कर रहा है। ये भगवंत नगर के प्रत्याशित नहीं हो सकता है। नहीं, यही भगवंत नगर है। जो आप दूसरा देख रहे हैं वो भगवंत नगर नहीं है। और मैं बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। हाँ, वो मुझे लग रहा है यही भगवंत नगर है, और इसका समय आने दीजिए, इसका जवाब मिलेगा। यही भगवंत नगर है। भगवंत नगर को कुछ कम बातों में आपने बड़ी बड़ी बातें बता दी। इस सवाल से अहंकार टपकता है। There are a lot of things that you want to do in your life and motivations are different. कई बार आपको पैसा चाहिए होता है, कई बार आपको प्रसिद्धि चाहिए होती है, कई बार आपको सुख चाहिए होता है। हम अक्सर देखते हैं कि नेता जो वादा करते हैं वो सिर्फ कैमरा के सामने होता है, बड़े बड़े मंचों पर। देखिए, ऐसा है, आप मुझे वोट क्यों दें ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों ना दें वो मैं बताता हूँ। तो हम जानना चाहेंगे कि लाइब्रेरीज तो हैं, बुक्स तो हैं, लेकिन बुक्स को पढ़ाने वाला कौन है? और ध्यान रखिएगा, जब पुस्तकों का दौर खत्म होता है तो समाज विवेक शून्य होना शुरू हो जाता है। क्या बात है। आपको लगता है युवाओं के लिए भगवंत नगर में कोई बड़े कार्य हुए अभी तक? अभी तक तो नहीं हुए हैं। काशी विश्वनाथ की गंगा आरती भक्ति की आप नाव के लिए। मतलब स्टार्ट करने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि मेरी बिटिया 1 साल की है। ठीक है। कल को जब वो बड़ी होगी और वो हमसे कहेगी कि पापा भगवंत नगर के बारे में ऐसा क्या है कि आप भगवंत नगर के लिए इतना पागल रहते हो, हमें समय नहीं देते, तो मेरा जवाब होगा, बिटिया चलो गंगा आरती में ले चलते। कि जब गंगा आरती में जय श्री राम के नारे आप लगाते हैं, उस टाइम आंख में क्या रखते हैं? हम 27 के बाद फिर एक बार यही मंच पे बैठेंगे। 27 के बाद आप 6 महीने बाद मिलिएगा। मैं यहाँ से आपसे कह रहा हूँ, आप मैं रिकॉर्डेड आपको बोल रहा हूँ, मैं हल्की बातें करता नहीं हूँ। 6 महीने बाद आप मुझसे मिलिएगा और मैं आपको कागज पेन के साथ में, रिपोर्ट के साथ में दिखाऊंगा कि व्हाट आई हैव स्टार्टेड इन लास्ट 6 months। मैंने कहा ये सवाल उनके लिए है, ये सवाल मेरे लिए नहीं है, ये सवाल उनके लिए है जो पार्टी से बाहर। अभी चर्चा हो रही थी, हमसे लोग कहते हैं भैया वो राइफलें लेकर नहीं चलते हो, है ना, कि नीली वाली। देखते हैं कि भगवंत नगर में जितने भी प्रत्याशी हैं, सबका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। हमारा क्या है? एकदम सादगी। मेरे पास कुछ फोटोज भी आपकी हैं कि मैं देखता हूँ कि अनुराग त्रिवेदी कहीं भी बैठ जाते हैं, किसके घर में भी बैठ जाते हैं, देखा कि बनियान पहन के भी जमीन में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहीं हम ट्यूबवेल पर नहाते हैं, इनते कहते हैं देर होगा नहीं चाहते नहावा जाता है। बाउंसर्स होने चाहिए। सी द क्वेश्चन इज व्हाई। ये मेरे अपने हैं, मैं इनके घर बाउंसर लेके जाऊंगा? सवाल को विस्तारित करिए और गंभीर सवाल पूछा है। अबे मुन्ना रूठी रहा देखो, माँ चाचा खड़े हर हफ्ता रूठी जाती हैं, तो हम इनका मनावा करें तो हम क्या होगा? मतलब अनुराग जी को कभी हम नहीं आया। छोटे से गांव में पैदा हुआ एक अबोध बालक कौन है भाई? हमको लगे हम हैं तो हम मूर्ख हैं। अनुराग जी, परिवार की परिभाषा क्या होती है? ये देखो बैठी, इनके हम पाए छुए थे, छतरी आई, हम पाए पकड़े थे, फिर हम इनके टांगन हम पिले रही थी, कहा से नहीं हम न छुए थे पे, हम गए तुम छुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट मेरे लाइफ का सबसे यूनिक पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम आउटडोर शूट करते हैं, अक्सर हम इंडोर पॉडकास्ट शूट किया करते हैं। आज हम मौजूद हैं उन्नाव के भगवंत नगर सीट, जो कि मुझे लग रहा है कि इंडिया की सबसे चर्चित सीट में से एक है। यहाँ से 2027 की तैयारी करने वाले एक एंटरप्रेन्योर और रित फाउंडेशन के संस्थापक, और सबसे बड़ी चीज़ कि काशी की गंगा आरती उन्होंने उन्नाव में स्टार्ट किया है। तो स्वागत है अनुराग त्रिवेदी जी हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आंदोलनों का नहीं, बल्कि समाज के बीच जो कुछ सार्थक हो रहा है उसका हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और काशी की आरती बहुत बड़ी है। काशी हिंदू और सनातन धर्म का केंद्र है, वहाँ से प्रेरणा लेकर के एक छोटा सा प्रयास हमने यहाँ पर आरंभ करा है। अनुराग जी, मैंने देखा कि उन्नाव की भगवंत नगर सीट, और यहाँ से अक्सर जो चुनावी रणनीति है वो काफ़ी बड़ी चलती है, तो इतनी चर्चित सीट उन्नाव की भगवंत नगर की ये क्यों है? देखिए, ऐसा है, आप इसको माँ गंगा का आशीर्वाद कहिए या माँ चंद्रिका का आशीर्वाद कहिए, भगवंत नगर को समझने के लिए आपको भगवंत नगर का इतिहास और उसका भूगोल दोनों समझना होगा। भगवंत नगर
का एक छोर राजा राव राम बख्श सिंह का केंद्र रहा, जहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने एक 1857 की जो क्रांति थी, तो उस समय पर एक जो प्रभावी चेहरा यहाँ से निकले और जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया और क्रांति का जो एक ज्वाला थी उन्होंने जनमानस में जगाई। तो ऐसे अमर शहीद राजा राव राम बख्श सिंह का एक केंद्र है। दूसरा, ये धरती प्रताप नारायण मिश्र जी की साहित्यिक धरती है। ये धरती माँ चंद्रिका देवी धाम की धरती है जी। और ये धरती डोंडिया खेड़ा जो एक गांव है, जो अगर आप वहाँ का पुरातात्विक सर्वे करेंगे तो जब मैं गंगा पद यात्रा के दौरान डोंडिया खेड़ा गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कई सारे टीले हैं। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं या पुरातत्व विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन सबको एक चीज़ पता होती है कि वेरेवर यू फाइंड माउंट्स, मतलब जहाँ पर आप एक टीला या ऊंची जगह देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ नीचे गोद में कई सारी खोई हुई सभ्यताएं, हमारे इतिहास के पदचिन्ह वहाँ पर हैं। तो डोंडिया खेड़ा जैसी धरती जो अपने आप में एक बड़ी पुरातात्विक जगह है, उसके साथ साथ में माँ गंगा का 62 किलोमीटर का किनारा है। तो गंगा का किनारा होने की वजह से यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद है, बहुत सारी अच्छी खेती भी होती है, अच्छी किसानी होती है। हमारे यहाँ कोरारी का खीरा प्रसिद्ध है, बगल में गुड़वा है जहाँ पर टिंडा होता है। तो ये यहाँ का भूगोल है। और उसके साथ साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गांव, बिल्कुल, और निराला जी का गांव है तो आप निराला जी के विचार जब आप कभी याद करिए तो निराला जी वो थे छायावाद का वो स्तंभ जिन्होंने भारतीय इतिहास में और स्वतंत्रता संग्राम में, जब एक तरह से देखा जाए कि भगत सिंह की फांसी के बाद भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो रणनीति थी वो नायक विहीन हो गई थी, उस समय पर निराला जी ने चेतना, इसी उन्नाव की के निराला जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चेतना भरी और उन्होंने कहा था उस समय के युवाओं से, ब्रह्म हो तुम, पद रज भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो जागो फिर एक बार, जागो जागो फिर एक बार। तो वो निराला जी का जो आह्वान था भगवंत नगर से या उन्नाव की धरती से, भगवंत नगर की धरती से, वही आह्वान लेकर के हम फिर आज युवाओं से कहने निकले हैं, जागो फिर एक बार। लेकिन हमने सुना है कि लोग अक्सर कहते हैं कि भगत सिंह हमारे घर में नहीं, बगल वाले घर में ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, ये हमने बड़े समय तक झेला है और मैंने कई सारे मंचों से ये बात बोली है। लोग मुझसे पूछते हैं, देखिए मेरा जीवन कैसा रहा है कि मैं जहाँ पर आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वहाँ पर मैं अपने बचपन में इन जो पेड़ लगे हैं इनके आम खाए हैं। ये हमारी बाग है, हमारा बचपन यहाँ बीता है। लेकिन 4-4.5 साल की उम्र में हमें ये छोड़ना पड़ा। शिक्षा के लिए हमें अपने परिवार से, गांव से, खेत खलिहानों से, बागों से दूर जाना पड़ा। और उसके बाद हमने पंडित दीनदयाल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। और पंडित दीनदयाल विद्यालय में जब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, संघ से प्रेरित विद्यालय था, संघ संस्कार का विद्यालय था, तो हमें एक बात सिखाई जाती थी कि निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। क्या बात। कई बार कुछ चीज़ें आपको जब सुनते हो या वो आपके चरित्र में, जीवन में उतारी जाती हैं तो आपका ध्येय वाक्य बन जाती हैं। तो विद्यालय से निकलने के बाद में हमारे दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर थी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ एंड मोटिवेशंस आर डिफरेंट। कई बार आपको पैसा चाहिए होता है, कई बार आपको प्रसिद्धि चाहिए होती है, कई बार आपको सुख चाहिए होता है। मुझे ये समझ में आया कि मेरे लिए सुख है अपने के लिए कुछ करना, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना, अपने समाज के लिए कुछ करना, और सबसे बड़ी जरूरी चीज़ अपने गाँवों के लिए कुछ करना, जहाँ से मैं निकला हूँ। आपने बहुत बड़ी बात बताई। आज हमारे सामने आप ही के गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम अक्सर देखते हैं कि नेता जो वादा करते हैं वो सिर्फ कैमरा के सामने होता है, बड़े बड़े मंचों पे होता है, लेकिन नेता का जो वादा होता है वो ग्राउंड पे नहीं काम करता है। तो इंसान सिस्टम का हिस्सा बन जाता है कि पहले जो वादे किए होते हैं वो भूल जाते हैं। देखिए, जब दीनदयाल जी राजनीति में गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उनसे ये पूछा गया, वो चुनाव लड़ने आए, और जब वो चुनाव लड़ने गए, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, और जब वो चुनाव लड़ने गए तो एक रैली में गए, तो
रैली में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देखिए ऐसा है, आप मुझे वोट क्यों दें ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों ना दें वो मैं बताता हूँ कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ जनसंघ का और मैं विधानसभा को समय नहीं दे पाऊँगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जब किसी को वोट दें तो ये देख करके दें कि इनके साथ कौन से लोग जुड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जब आप किसी नेता को चुनते हैं तो ये देखिए कि उस नेता के साथ कौन से लोग जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, ट्रू, उनका उद्देश्य क्या है, और ये देख करके आप वोट करिए। तो उससे क्या होगा कि यदि नेता के साथ लोग अपने मन से जुड़े हैं, स्वेच्छा से जुड़े हैं, तो वो लोग उस नेता को सही दिशा में लेके जाएंगे। हमारे साथ क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि नेता जो शब्द है वो आजकल हमारे देश की विडंबना है कि नेता हमारे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेता हमारे लिए एक रिवर्ड शब्द था, एक श्रद्धेय सम्मानजनक शब्द था। तो आज जो है वो जो स्थिति है, उस स्थिति में युवाओं को ये चाहिए, हमारे जैसे जो लोग आते हैं, हमारे कुछ अच्छा करने से हजारों युवाओं का मन बनेगा। हम वादे करने ही नहीं आए। आप अगर पीछे पलट करके देखोगे तो पूरे देश भर में हमारे पुस्तकालय चल रहे हैं। पिछले 11 साल से हम आपदा सहायता कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपने क्षेत्र में गंगा आरती करा रहे हैं। गंगा पद यात्रा भी हमने ख़त्म करी है। हम पुस्तकालय खुलवा रहे हैं। हमारी एम्बुलेंसेस जो है यहाँ पर चलने जा रही हैं। तो वादा आप उसके लिए बोलते हो ना जिसने पीछे काम ना किया हो। बिल्कुल ट्रू। और हमने जब ये काम करना शुरू किया आज से 10 साल पहले, तो भगवंत नगर राजनीति ये वो नहीं था। कोरोना में जब हम 6 लाख लोगों को भोजन करा रहे थे तो हमें भगवंत नगर का चुनाव नहीं याद आ रहा था। हमें याद आ रहा था हमारे देश का एक कोई गरीब युवा, एक कोई गरीब व्यक्ति जो हमारे इस माँ भारती के आंचल में अपने आप को समेट करके कहीं छुप जाना चाहता है, जो आपसे एक आश्रय चाहता है। तो हमने उस समय पर ये सोच करके नहीं काम करा कि हमें कल राजनीति करनी है। तो इसलिए वादा शब्द मैं नहीं मानता। मेरे लिए एक शब्द है संकल्प। ओके। मैं जो संकल्प ले रहा हूँ आज अपने संसाधनों से जितना संभव हो पा रहा है उनकी पूर्ति करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। और ये बात आपको भगवंत नगर की हर गली और हर जगह का बच्चा आपको बता देगा कि हाँ, हम लोग वास्तव में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुराग जी, हमारा सवाल एक बड़ा है, हमारे जो आप ही के जो गांव की जनता बैठी है इनसे, और देखते हैं कि ये ऑनेस्ट कैसे आपको मानते हैं। ये पूरे हमारे विधानसभा के लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने बोला पुस्तकालय के लिए, तो हमारा सबसे पहला सवाल पुस्तकालय को होगा। तो आपके पास स्मार्टफोन है? जी बिल्कुल। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास स्मार्टफोन है। आपको लगता है आज के इस स्मार्टफोन की दुनिया में लाइब्रेरी का कोई काम है आपके अकॉर्डिंग? है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे? जैसे फोन होता है तो वो थोड़ा ना तो बच्चा पढ़ाई ही कहे, हो सकता है वो रील्स ही देखे। लाइब्रेरी होगी सिर्फ बुक्स होंगी तो बुक्स पे ध्यान देगा, पढ़ाई करने को ध्यान देगा। हम अनुराग जी आपसे क्लेरिफिकेशन चाहेंगे कि उन्होंने जैसे बताया कि स्मार्टफोन की दुनिया में भी लाइब्रेरीज का काम है, तो हम जानना चाहेंगे कि लाइब्रेरीज तो हैं, बुक्स तो हैं, लेकिन बुक्स को पढ़ाने वाला कौन है? बहुत अच्छा सवाल। आपके सवाल 2 हैं। पहला है पुस्तकालय क्यों। पहला सवाल है आपका पुस्तकालय क्यों। जब हम कहते हैं कि हम पुस्तकालय बनाएंगे तो आप पहले ये समझिए कि हमारी पुस्तकालय की संकल्पना क्या है। ओके। युवा चाहे गांव का हो या आईआईटी दिल्ली में बैठा युवा हो, आज हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ट्रू है। सारे सवाल के जवाब एआई देने के लिए बैठा है। अब आप एक बात बताइए कि नौकरी आपकी जाएगी या एआई की? हमारी जाएगी। आपकी जाएगी। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपको स्वयं यदि ज्ञान नहीं होगा तो कल को ऐसी मशीनें बन जाएंगी। अभी आप एआई में क्या कर रहे हैं? सर्च ही तो आप अपनी उंगलियों को ही तो यूज में ले रहे हैं। वो काम कोई बॉट कर सकता है, कोई कंप्यूटर कर सकता है, तो आपका काम खत्म हो गया। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमें ये समझना है कि पुस्तकालय का जो महत्व है वो पहला ये है, हम गांवों में ऐसा स्थान देना चाहते हैं जहां पढ़ाई का माहौल हो। ओके। पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी होता है पढ़ाई का माहौल। आईआईटी दिल्ली से रिजल्ट या आईआईटी मुंबई से रिजल्ट या किसी बड़े प्रतिष्ठान से रिजल्ट इसलिए नहीं आते कि वहाँ पर किताबें अच्छी हैं, वो तो कोई भी खरीद सकता है। वहाँ से रिजल्ट इसलिए अच्छा आता है कि वहाँ पर एक सकारात्मक माहौल है। और जब हम बात पुस्तकालय की करते हैं तो शिक्षा में सबसे बड़ी चीज़ होती है संवाद। संवाद मतलब शिक्षित लोगों के साथ संवाद, जिससे आपकी विचारधारा बनती है, जिससे आपका मस्तिष्क, आपकी सोच मजबूत होती है। तो हमारे लिए पुस्तकालय विद्या का एक ऐसा केंद्र है जहाँ कंप्यूटर भी होंगे, जहाँ पर बच्चा एआई, एमएल,
एक्सेल, ये सारी चीज़ें भी सीखेगा। जहाँ पुस्तकालय भी होंगी, जहाँ पुस्तकें भी होंगी, वो बैठ करके पढ़ेगा। कम से कम एक पन्ना वो पढ़ना वापस शुरू करे तो जो पुस्तकों का दौर ख़त्म हो रहा है, और ध्यान रखिएगा जब पुस्तकों का दौर ख़त्म होता है तो समाज विवेक शून्य होना शुरू हो जाता है। क्या बात है। तो हमारे लिए पुस्तकालय एक ऐसा केंद्र है जहाँ हम बच्चों को, महिलाओं को, ऐसी महिलाएं स्वयं सहायता समूह की जो कुछ करना चाहती हैं, उनको हमें ट्रेनिंग देनी है कि भाई आप अमेज़ॉन पे कैसे सेल करेंगी अपने आप को, आप अपनी कंपनी कैसे बनाएंगी, आप अपना अचार पापड़ को कैसे ऑनलाइन बेच सकती हैं, वो ट्रेनिंग भी हम उस पुस्तकालय से देंगे। ओके। जो हमारे लिए किसान हैं, किसान, जब भी हम कटरी बेल्ट में गए तो बहुत सारे लोग सब्जी की खेती करते हैं, खरौली में केले की खेती होती है, लेकिन मुद्दा क्या है कि हम उनको अच्छा मार्केट प्लेस दे रहे हैं क्या? वो मार्केट प्लेस उन्हें वहाँ जाना नहीं है। अगर हम उन्हें टेक इक्विप्ड कर दें, उनकी ट्रेनिंग करा दें, तो अपने यहाँ बैठे बैठे वो मार्केट को सैम्पलिंग करके, टेस्ट करा करके अपनी आपको अपने मार्केट में रख सकते हैं। तो पुस्तकालय हमारे लिए एक परिवार प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर उनका बच्चा, उनकी माँ और उनके पिता, और इन तीनों को और हमको भी सिखाने वाले उनके बाबा, क्योंकि यहाँ आप बैठे हैं तो इस वर्ग में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं। समाज कब रहता है, समाज में चेतना कब रहती है, जब बच्चे बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, उनके अनुभव सीखते हैं और उनको ये बताते हैं कि बाबा जी नया क्या चल रहा है समाज में। इसे कहते हैं पीढ़ियों का समन्वय। अनुराग जी, एक मंच से आपने बोला था कि गांव बदलेगा तो भारत भी बदलेगा। तो हम जानना चाहेंगे कि गांव कब बदलेगा? शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? शिक्षा, रोजगार, यूथ या सोच? कोई सवाल को इतर ना ले, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा हमें गांव को बदलना नहीं है, गांव को गांव रखना है। आप समझिए, गांव को शहर नहीं बनाना है। यदि आप गांव को शहर बना देंगे तो खेत खलिहानों के साथ साथ आत्मीय संबंध भी खत्म हो जाएंगे। हमें गांव में शहर जैसी इनकम लानी है। हमें गांव में शहर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचना और वहाँ जैसी आय लानी है। ये दोनों काम करने के लिए हमारे पास जो कार्य योजना है वो 3 स्टेप्स की या त्रिस्तरीय है। सबसे पहले क्या होता है कि आपको गांव में एक सकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए पुस्तकालयों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति को शिक्षा की अहमियत हो कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। एक बार जब शिक्षा आपके समाज में एंटर कर जाती है तो उसके बाद आप अगली पीढ़ी को ये बताते हो कि भाई समाज में कितने सारे तरीके के काम हैं, कितने सारे तरीके के अवसर हैं। तो वो समाज, वो शिक्षित समाज स्वयं जिम्मेदारी लेता है कि हाँ, हमारे गांव में ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, सामने नीम का पेड़ है, पीछे नीम का पेड़ है, ठीक है। मैं गुड़गांव के 2 युवाओं को जानता हूँ जो दतून को यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप अमेज़ॉन पे गूगल करिए, अमेज़ॉन पे आप सर्च करेंगे तो दतून को $8 में, $8 मतलब लगभग 700 रुपए में दतून अमेरिका जा रही है। जो निमौला होता था, निमौले का तेल बन करके लोग बेच रहे हैं दिल्ली गुड़गांव में, स्किन केयर तो उसमें यूज़ किया जा रहा है। हल्दी होती है, हल्दी में टर्मरिक में कर्क्यूमिन ऑयल होता है जो आपकी स्किन में और कैंसर के इलाज में यूज़ होता है। कहने का मतलब क्या है, शिक्षा क्या करती है, आपकी बुद्धि को वो विस्तार देती है कि मैं जहाँ हूँ यहीं कितने अवसर हैं। दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां गाँवों से प्रोडक्ट सोर्स कर रही हैं और हम बिना ये जाने कि हम कितने बड़े सोने पर बैठे हैं, हम स्वयं उसका उपयोग या उसको मार्केट से जोड़ करके अपने लोगों की आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले युवा जागृत हो, जागरूक नहीं, मैंने एक शब्द उपयोग किया, जागृत। बिल्कुल। जागृत का मतलब होता है स्व का बोध, मैं क्या हूँ, मेरा जो परिवेश है वो क्या है, वो कितना समृद्ध है, उससे मुझे क्या मिल सकता है बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। तो गांव का बदलाव कैसे शुरू होगा, तो पहले वापस से ये समझना होगा कि हमारे गांव कितने समृद्ध थे और उनसे हम गांव को गांव रखते हुए कैसे अपना पेट पाल सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं बिना गांव को उजाड़े। अनुराग जी, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अक्सर माइक के सामने लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से की आपने? हमने शुरुआत की थी 2018 में अपने गांव में एक पुस्तकालय खोल करके। ठीक है। और वो पुस्तकालय जब हमने खोला तो शुरुआत में हमको ये समझ में आया कि भाई अभी पुस्तकालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर काम जब आप शुरू करते हो तो शुरुआत में आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपके सामने अड़चनें आती हैं और आपको स्वयं को
डूबना होता है उसमें कि मेरे से क्या गलतियां हो रही, मेरी समझ कहाँ कमज़ोर है। तो हमने वो पुस्तकालय शुरू किया तो शुरुआत में बच्चे नहीं आए। जब बच्चे नहीं आए तो हमने और मेहनत करनी शुरू करी, बच्चों तक जाना आरंभ किया। धीरे धीरे जब बच्चे आने चालू हुए तो फिर हमने वहाँ पर ये समझे कि बच्चों के आने के बाद माता पिता में एक भरोसा बनने लगा कि हाँ, ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं। तो इनका भाव लेने का नहीं है, देने का है। तो क्या हुआ कि उसके बाद उनके माता पिताओं में जब भरोसा जगा तो माताओं को बुलाना शुरू किया। हम एक कंपनी के साथ में काम करते थे तो उन्होंने उन माताओं को प्रशिक्षण देना आरंभ करा कि भाई आपको ई कॉमर्स से जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे जीवन में एंट्री हुई। हमारे एक गुरु हैं भारत भूषण त्यागी जी, जो पद्मश्री प्राप्त हैं, भारत सरकार के कृषि सलाहकार हैं। उन्होंने हमको ये समझाया कि गांव में तन मन धन तीनों चीजें जो हैं वो गांव की गांव में रहें। आप समझिए, तन मन और धन, गांव की तीनों चीजें गांव में रहें। तो उसके लिए उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है जैविक खेती की तरफ लोगों को ले जाइए। खेती में जो है कैसे नवोन्मेष हो सकता है और खेती कैसे स्वावलंबी हो सकती है। अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, आप पहले अगर याद करो तो खेती होती थी, देसी बीज पड़ता था, पानी कम लगता था। बिल्कुल। आज गेहूं में 4 पानी लगता है, ठीक। पहले 4 पानी नहीं लगता था देसी जब बीज होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी चीज़ें थी उन्हें कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। और हमने आरंभ करा अपने यहाँ से, अपने गांव से छोटा काम आरंभ करा। फिर हरियाणा में, अभी हम परसों थे वहाँ पर, हरियाणा में एक वजीरपुर गांव है। मेरा अपना एक विद्यार्थी, जब मैं सिविल सेवा की कोचिंग पढ़ाता था, उसने मेरे कहने पर वहाँ पे मोरिंगा लगाना शुरू किया। मोरिंगा, सहजन। और हमने उसको बोला मल्टी लेयर फार्मिंग करो। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, कल ही परसों हम लोग शूट करके आए थे वहाँ पर। तो उसने मल्टी लेयर फार्मिंग में मोरिंगा यानी सहजन के साथ में लौकी, तोरई ये लगाना चालू करा। हाँ, सहजन तो मोदी जी भी कहते हैं कि मोरिंगा के पाउडर का पराठा खाइए। बिल्कुल। तो आप खा करके देखिए, और आज लोगों में वो अवेयरनेस आ रही है। तो हमने अपने गांव से आरंभ करा, फिर हरियाणा में जहां हमारे विद्यार्थी थे उन्होंने किया। फिर धीरे धीरे हमने आपदा सहायता शुरू करी। जैसे हमने कोविड के दौरान करीब 6 लाख लोगों को भोजन कराया। हमने मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ आई, वहाँ पर हमारे आशीष जी हैं, हम लोग गए, वहाँ सहायता करी। उत्तराखंड में बाढ़ आई, हम लोग वहाँ पर थे। तमिलनाडु में बाढ़ आई, हम लोग, चक्रवात आया, हम लोग वहाँ पर थे। गुजरात के चक्रवात में हम लोग थे। उड़ीसा की ट्रेन ट्रेजेडी में हम लोग थे। दिल्ली की बाढ़ में हम लोगों ने काम किया। जब आप पूरा देश में जाते हो, काम करते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये देश कितना खूबसूरत है और दूसरा, इस देश में क्या आवश्यकताएं हैं। तो वहाँ से जो हमने काम शुरू किया, तो हमारा आज स्थिति यह है कि हमारे उत्तराखंड के उजालापुर में, खेत गदेरा में, सिमली में हमारे पुस्तकालय हैं, हमारी महिलाएं हैं जो वहाँ खेती कर रही हैं, जो जैविक खेती कर रही हैं। हमारे उड़ीसा के अंदर क्योंझर में हमारा चंपुआ है, हमारा रायकला है, हमारा क्या कहते हैं ये एक तहसील का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो सदर तहसील है उनके, झूमपुरा ब्लॉक है, वहाँ पर हमारा काम है। जाजपुर में हमारा काम है। आप उड़ीसा चले जाइए, जगत सिंहपुर पाराद्वीप में, वहाँ पर हमारा शिशु मंदिर है, वहाँ हमारे पुस्तकालय, किसानों के बीच में हमारा काम है। तो इस तरह से हमने पूरा काम खड़ा किया। तो आपने एक बात कही कि माइक के सामने लोग बोल देते हैं। बिल्कुल। तो आप यदि हमसे पूछेंगे तो हम आपको गांव, मोहल्ला, किसान, जियो टैग लोकेशन भी बता सकते हैं। हमने 10 साल इतना काम किया है। आपने बड़ी बात बताई कि आपने लगभग 11 स्टेट्स में काम किया, लेकिन हमारा बड़ा सवाल, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम पूरे दुनिया में काम कर लें, लेकिन अगर हमारे गांव का विकास ना हो तो हम मानेंगे दुनिया में काम हो रहा है? आपको लगता है? आप लोगों को नहीं लगता ना? तो हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा हमारी ऑडियंस से, आपसे ऑनेस्टली पूछते हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए अनुराग जी नहीं बैठे हैं, आप ऐसा सोचिएगा, और आप अपने गांव का मुद्दा उठा रहे हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है भगवंत नगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भगवंत नगर की सबसे बड़ी समस्या ये रोड, ठंडा, नाली और पानी की और बिजली की भी है। बहुत अच्छी बात। आपको लगता है ये समस्या अगर सॉल्व हो जाए तो हमको लगता है कि 90% जो मिडिल क्लास आदमी है उनकी समस्या सॉल्व हो सकती है। अभी सर ने बताया कि फार्मिंग के बारे में बताया, लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया, लेकिन आपको लगता है कि ये सब समस्याएं कब देखनी चाहिए हमें, कि हमें इनकी ओर कब जाना चाहिए? तब जाना चाहिए जब एक हमारा प्रतिनिधि जो अच्छा हो। हमारा प्रतिनिधि जब अच्छा होता तो ये सारे काम तभी होते। नहीं, प्रतिनिधि की बात नहीं है। इस तरफ हमको लगता है तब जाना चाहिए कि जब हमारी भौतिक समस्याएं जो हैं
जब हम उनको सॉल्व कर लें, जैसे अभी आपने बताया लाइट, बिजली, पानी और राशन, रोड, इन सब चीज़ों को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें इन तरफ जाना चाहिए। ट्रू है। अब अनुराग जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा, इन्होंने जो बताया भगवंत नगर की समस्या कि अभी रोड नहीं है, खरिंजा नहीं है और पानी की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुझे लगता है कि और सारे लोग बैठे हैं, हम इनसे बाद में बात करेंगे। तो अगर आप 2027 से बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं और अगर आपको टिकट मिलता है तो इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या मॉडल तैयार है? देखिए, आपने जो बोला हमसे या भैया से जो आपने सवाल पूछा कि पानी, बिजली, खड़ंजा, नाली, पुस्तकालय, खेती, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार, ये सारे विषयों को मैं एक ब्लैंकेट में ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा कहाँ पर काम आती है वो मैं बताता हूँ। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 है, क्योंकि मैं सिविल सेवा की पढ़ाता रहा हूँ तो मैं जहाँ पर ये बात आती है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ। भारतीय संविधान में अनुसूची 11 है। अनुसूची 11 में 29 कार्य हैं। भारतीय संविधान ने 1994 में एक संविधान संशोधन करके भारत की संसद ने ग्राम पंचायतों को 29 अधिकार दिए हैं। 29 कार्य। पहला कार्य जानते हैं क्या है? जो आपने पूछा वही है। पहला कार्य है कि भाई हमारा ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पेयजल है, गांव की सड़कें हैं, उसमें नालियां हैं, उसमें इंडस्ट्रियल एजुकेशन है, उसमें महिला सशक्तिकरण है, उसमें कृषि है, उसमें कृषि में पानी की पहुंच है यानी कि जो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था होती है, उसमें इरिगेशन वाटर है, उसमें मछलियों के लिए जो तालाब बनते हैं वो है। 29 कार्य हैं भारतीय संविधान में। मैं जब कभी भी किसी के साथ बैठता हूँ तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जो आपका भी सवाल है कि 27 के बाद की कार्य योजना क्या है। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। 27 के बाद की सिर्फ एक ही कार्य योजना है, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मान के साथ में बैठ करके टीम की तरह कार्य करना। जनप्रतिनिधि को अपना दुश्मन नहीं मानना, अपना पिछलग्गू नहीं मानना, अपना सेवक नहीं मानना। वो मेरे साथ का जनप्रतिनिधि है, भले ही वो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है या ब्लॉक प्रमुख है या जिला पंचायत का अध्यक्ष है। मैं यदि जनप्रतिनिधि हूँ तो वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी उचित सम्मान का, मेरे बराबर के सम्मान का हकदार है। वो है कार्य योजना। और उसी कार्य योजना से ही किसी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। क्योंकि आप जब जनप्रतिनिधि होते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले ये मुद्दा सॉल्व करूंगा, पहले इस गांव का करूंगा, पहले इस प्रधान का करूंगा, इसने मुझे वोट दिया उसने नहीं दिया। नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो मेरी कार्य योजना, वैसे तो मैं डिटेल में आपको बता सकता हूं कि हमारे पास में हर विषय पर 5 साल की कार्य योजना है। और चूंकि ये मेरा अपना क्षेत्र है, मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है, तो मेरे पास 30 साल की कार्य योजना भी है। सर, हम समराइज करके चाहेंगे कि आप कुछ पॉइंट्स में अगर हमें डिफाइन करो। मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ भगवंत नगर में, अगर आप भगवंत नगर को होलिस्टिकली देखेंगे तो 3 बड़े विषय आते हैं। पहला विषय, जैसे आपने कहा कि नाली का और खड़ंजों का, ये विषय ग्राम पंचायत के विषय हैं। उसमें कुछ नहीं, जनप्रतिनिधियों का समन्वय ही हो जाए तो अच्छा काम हो सकता है। गलत कह रहे हैं हम? यदि समन्वय हो जाए तो ही बहुत अच्छा काम हो सकता है। कि जनप्रतिनिधि बैठ करके कि अरे प्रधान जी आइए, बैठिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, बताइए आपके यहाँ क्या मुद्दा। अच्छा, नाली का मुद्दा है, आपका इस बार का बजट कितना था? इतना था। अच्छा, आपको क्या कितना और अनुपूरक बजट चाहिए? इतना चाहिए। यार हमारे पास तो इतना बजट ही बचा है, तो कैसे कर सकते हैं? तो 15 फाइनेंस कमीशन ने एडिशनल ग्रांट दी हुई है इस बार ग्राम पंचायतों को, तो वो एडिशनल ग्रांट हम आपको दिलवा सकते हैं। ठीक। और तो इनके जो आपने मुद्दे बताए वो समन्वय का विषय है। जो मेरे पास कार्य योजना है वो कैसी है? भगवंत नगर को सांस्कृतिक पर्यटन नगरी बनाने की। ठीक है। गंगा आरती हमारे यहाँ हो रही है, उससे आप कभी जाइए वहाँ पता करिए तो पूर्णिमा पे 3 गुना का व्यापार बढ़ रहा है। उसके लिए मेरे पास बड़ा सवाल है, थोड़ा मैं अभी उस पर भी आएंगे। कृषि के लिए हमारे पास में एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है कि भाई जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो फैमिली फार्मर की कैटेगरी में जाएं। हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो धीरे धीरे हम उनके साथ में काम करके उनको एक मार्केट दिलाएं। और किसान
ये ना सोचे कि भाई हमको मतलब हम कितना ज़्यादा उगा लें, उसका प्रोडक्ट ऐसा हो कि उसकी क्वालिटी के आधार पर उसको दाम मिले। शिक्षा पर हमारी योजना ये है कि भाई प्राइमरी से लेकर के और हमारी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए जो सेंटर्स चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है। हमारे यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना, और उसमें कोई ये भाव नहीं है कि वो खराब पढ़ा रहे हैं, नहीं, कतई नहीं। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर 2 साल में अपने वर्जन्स उसके अपडेट होकर के आ रहे हैं, अपग्रेड होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। तो हमारे पास में उस हद तक की कार्य योजना है कि हमारे शिक्षक हैं, हमारे जो समाज के दूसरे वर्ग के लोग हैं, उनको साथ जोड़ करके काम करना। बहुत अच्छा आपने प्लान बताया। कुछ सवाल हम और करते हैं अपने ऑडियंस से। बिल्कुल। आपको लगता है युवाओं के लिए भगवंत नगर में कोई बड़े कार्य हुए अभी तक? अभी तक तो नहीं हुए हैं, जो हो रहे हैं भैया के द्वारा हो रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी वगैरह है। नहीं, भैया का नाम मत लो, यहाँ पे भैया से कोई रिलेशन नहीं है। भैया बैठे हैं, भैया के बारे में नहीं सुनना है मुझे। अब मुझे ये बताना है कि युवाओं के लिए भगवंत नगर में कोई काम हुआ है आज तक? हमें तो नहीं लगता है कोई काम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि भगवंत नगर में युवाओं के लिए क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले तो शिक्षा पे, शिक्षा वर्क होना चाहिए। रोजगार से रिलेटेड आपको लगता है कुछ काम होना चाहिए? रोजगार पे भी होना चाहिए। अगर यहीं पे रोजगार मिलते तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रू। हमारे पास भावी विधायक जी बैठे हैं। अनुराग जी, अगर सत्ता में आते हैं, रोजगार के लिए क्या प्लान है? भगवंत नगर में 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है। ट्रू है। इतना भगवान का दिया हुआ ऐसी अच्छी विधानसभा है कि एक तरफ गंगा माता है, दूसरी तरफ गंगा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे को आप सेंटर बना करके, हमारा प्लान ये है कि हमारे उड़ीसा के, गुजरात के, हरियाणा के कुछ उद्योगपतियों से भी बात होकर के रखी हुई है, और हमारे पुस्तकालयों के माध्यम से हम इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए, हम अभी हमारे पुन्ना, भगवंत नगर और क्षेत्र मिला करके हमारे 17 पुस्तकालय चल रहे हैं आज की स्थिति में, और हमें 50 बनाने हैं। ठीक है, तो करीब करीब हमारे 60 पुस्तकालय टोटल हो जाएंगे। भगवंत नगर में कितने चल रहे हैं? भगवंत नगर में 6 चल रहे हैं। 6 पुस्तकालय 6 चल रहे हैं। 2 का उद्घाटन होने जा रहा है अभी। एक रुजियाई में और एक बदरका में। तो इन पुस्तकालयों को चला करके पिछले 8 सालों में हमने एक चीज़ सीखी है कि हम इंडस्ट्री की ऑन डिमांड ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3 बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, जिसमें एक कैनपैक है, एक एक्वाकल्चर है। तो हम लोगों की इनके प्रतिनिधियों से बात हुई कि आपको यहाँ इंडस्ट्री डालने के बाद में ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें ट्रेंड युवकों की आवश्यकता होगी। उन्होंने हमसे बोला हमें अकाउंटिंग के लोग चाहिए। उन्होंने हमसे बोला कि हमको बेसिक टैली वाले लोग जो है वो चाहिए। उन्होंने हमसे कहा कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट की ट्रेनिंग हो। उन्होंने हमसे कहा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए। उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमको जो सेमी स्किल्ड लेबर है, मशीन चलाने वाला है, ड्राइवर है, इस तरह के लोग हैं, कारपेंटर है, ये चाहिए, लेकिन वो ट्रेंड होने चाहिए। तो हमने उनसे कहा ठीक है, आपका स्वागत है, आप आइए, हमें अपनी डिमांड बताइए, ये लोग हम आपको अपने पुस्तकालयों में ट्रेन करके देंगे। क्या बात। हमारा विजन क्या है कि किसी भी जगह पर इंडस्ट्री 3 कारणों से आती है। ठीक, पहला कनेक्टिविटी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर उसको लगता है कि स्किल्ड लेबर मिले और सस्ता मिले। सस्ता मतलब अब जैसे हमारे यहाँ गांव में लिविंग कॉस्ट कम है। अगर आप प्योरली इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ प्योर इकोनॉमी, देन इन दिल्ली और गुड़गांव यू फाइंड दैट वेजेस आर हाई बिकॉज द लिविंग स्टैंडर्ड्स आर हाई, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई। गाँव में वो स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम है, जिसके करके यहाँ वेजेस कम है, यानी कि यहाँ पर जो उनको सैलरी देनी है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में उनको ऐसे लोग चाहिए जो ट्रेंड हो और यहाँ रोजगार का वो अवसर दे सकें। हमने उनसे कहा हम बैठे हैं ट्रेन कराने के लिए, आप आइए। क्या बात है। अनुराग जी, मेरा एक सवाल रहेगा, अभी प्रेजेंट में जो विधायक जी हैं भगवंत नगर से, उनसे क्या डिमांड है आपकी? क्या उनके रहे हैं अच्छे कार्य और क्या बुरे कार्य रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी के यशस्वी विधायक हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और अच्छे और बुरे की बात वो कर सकता है जिसको उनके बराबर अनुभव हो। नहीं, हम उनके काम के बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, अब काम उन्होंने अच्छा करा है और उसमें मतलब हमारा कमेंट करना शोभनीय नहीं है। हम उम्र में उनसे छोटे हैं, वो उम्र आयु में हमसे बड़े हैं। हम काम के बारे में जानना चाहेंगे कि भगवंत नगर में
उनके विधायक बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले और एमएलए बनने के बाद क्या डिफरेंस आया? देखिए, भगवंत नगर एक प्रबुद्धों का क्षेत्र रहा है। भगवंत नगर से माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो पद्मश्री प्राप्त हैं और जिनको बड़े साहित्यकार हैं, वो विधायक रहे। विशारद जी यहाँ से विधायक रहे। तो भगवंत नगर उन लोगों की धरती है, विशारद जी की, हृदय नारायण दीक्षित जी की। तो हम लोग बहुत छोटे हैं किसी पर कमेंट करने के लिए। अनुराग जी पॉलिटिकल आंसर दे रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल आंसर की बात नहीं। देखिए, आप एक चीज समझिए, मेरे खून में ना संगठन का अनुशासन भरा है। मैं 21 साल मेरी संघायु है, तो आपको उत्तर मैंने दे दिया है। अनुराग जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने काशी विश्वनाथ की गंगा आरती कॉपी किया उन्नाव के लिए, मतलब स्टार्ट करने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? यूथ को जोड़ना था या संस्कृति या परंपरा को बनाए रखना था? उद्देश्य ये था कि मेरी बिटिया 1 साल की है। ठीक है। कल को जब वो बड़ी होगी और वो हमसे कहेगी कि पापा भगवंत नगर के बारे में ऐसा क्या है कि आप भगवंत नगर के लिए इतना पागल रहते हो, हमें समय नहीं देते, तो मेरा जवाब होगा, बिटिया चलो गंगा आरती में ले चलते हैं। मेरे भगवंत नगर परिवार की पहचान बने वो गंगा आरती, मेरे सनातन समाज की एकता का मार्ग बने वो गंगा आरती, मेरे सनातन समाज और मेरे गांवों के लोगों के रोजगार का माध्यम बने वो गंगा आरती। यही कारण था। अनुराग जी, मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जब गंगा आरती में जय श्री राम के नारे आप लगाते हैं, उस टाइम आंख में क्या रहता है? भाव, श्रद्धा या कुछ पॉलिटिकल? 22 जनवरी 2024 राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम लोग अपने गांव में, जिस धरती पर आप बैठे हैं, इस गांव में जो कार सेवक इस गांव से गए थे, ये गांव कार सेवकों के मामलों में अग्रणी था, मैं उनके चरण धो रहा था और सामने स्क्रीन पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी माँ भगवान रामलला को स्थापित कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और तब मैं जब उनके पैर धो रहा था तो पैर पानी से कम आंसुओं से ज़्यादा धो रहा था। मैंने अभी आपको कहा, हमारे खून में जो, हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है, वो रक्त संगठन के प्रति श्रद्धा और अनुशासन का रक्त है और उसमें भगवान राम समाये हुए हैं। तो जब मैं राम के नारे लगाता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ राम ही दिखाई देते हैं, राम ही सुनाई देते हैं और श्रद्धा की अश्रुधारा आंखों से बहती है। इस बार का वीडियो भी आप उठा के देख लीजिए, तो वहाँ राजनीति बहुत छोटी चीज़ है। ये देश रहेगा, ये धर्म रहेगा, संस्कार रहेंगे तो राजनीति रहेगी। ये सब नहीं रहे तो राष्ट्र खंडित होगा, राष्ट्र खंडित होगा तो राज्य विखंडित होंगे और राज्य विखंडित हुए तो क्या गांव, क्या आप, क्या हम। आने वाले समय में अगर कुछ साल बाद भगवंत नगर की जनता बोलने लगे कि अनुराग त्रिवेदी की स्टार्ट की हुई गंगा आरती एक पॉलिटिकल आरती बन गई, क्या जवाब होगा? आप काशी की गंगा आरती में गए हैं? हाँ, गया हूँ। क्या वहाँ राजनीतिक लोगों का आना मना है? बिल्कुल नहीं। तो वो आरती राजनीतिक तो नहीं है, माँ की आरती है। बिल्कुल। मेरे हृदय में जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, मेरे हृदय में गंगा आरती कराने का कारण, माँ गंगा के प्रति श्रद्धा और जो कारण मैंने बताए वो रहेंगे। लोगों की सोच को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और सामाजिक जीवन में आपको अपने इरादे पर भरोसा होना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक जीवन में लोग बहुत कुछ बोलते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उससे मुझे कोई फ़र्क विशेष नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि मेरे भगवंत नगर परिवार के लोग इस बात को जानते हैं श्रद्धा से, मजबूती से, कि मेरी श्रद्धा है उस गंगा आरती का कारण और मेरी इतनी मेहनत का कारण भी। राजनैतिक यदि सिर्फ कारण होता तो मैं 450 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं करता। क्या बात। राजनीति के लिए या वोट लेने के लिए चुनाव के 6 महीने पहले कोई पदयात्रा नहीं करता। पदयात्रा वो करता है जिसे लगता है कि मेरा बिछड़ा हुआ परिवार है, फिर से मिलना है, उसे बटोरना है, वो पदयात्रा करता है। तो इसलिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। अनुराग जी हजारों किसानों के साथ काम कर चुके हैं, हम जानना चाहेंगे भगवंत नगर के किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और हम इससे पहले आपसे पूछे उससे पहले हम अपने युवा ऑडियंस से पूछना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप खेती करते होंगे, खेती में सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है?
ग्रेट। आपको लगता है कि अभी टेक्निकल खेती की ज़रूरत है आपको? ज़रूरत है? और आप जैसे खेती कर रहे हैं उस हिसाब से आपको दाम नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या है? मतलब रेट मार्केट है ही नहीं, मार्केट नहीं है। मार्केट हमारे यहाँ से दूर। तो ये आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम सिस्टम में है या गवर्नमेंट में है? गवर्नमेंट में है। ठीक है, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, आप किसान हैं, अक्सर आप जानते होंगे कि जब चकबंदी आती है तो लोग कचहरी, कोर्ट, मतलब ये सारी चीज़ों फंस जाते हैं, और पुलिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में जाना और फिर एक वो सिस्टम में फंस जाना, वहाँ से निकल ना पाना, कि आज साहब कहें कि शाम को आना, कल कह रहे हैं दोपहर में आना, फिर आपको दूसरी डेट मिलती है, ऐसा इंसान फंस जाता है। आपको लगता है कि सिस्टम में समस्या है समस्या? दूर कैसे हो सकती है? सिस्टम सही हुई, कैसे सही, सरकार सही करी। ठीक है, एक सवाल और है आपसे, भगवंत नगर में घूसखोरी है? चरम पे? अनुराग जी, भगवंत नगर में आपके रहते हुए घूसखोरी चरम सीमा पे है बता रहे हैं। देखिए, पहले जो 2 सवाल बोले जी, उन पर पहले बात करते हाँ, हैं। हम पहले बात करते हैं एमएसपी पे। किसानों को रेट नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी समस्या भगवंत नगर की। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। न्यूनतम समर्थन मूल्य। कभी आपने सोचा कि एमएसपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों कहा गया? नहीं सोचा, मैं बताता हूँ। हमारे देश में शुरुआत, एक समय आया 1962 का, जब डिमांड ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम था। ओके। मतलब हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी और हमारा प्रोडक्शन कम था। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे थे, जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है वो कर रहे थे। जब जनसंख्या बढ़ने लगी और 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध चल रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो नारा दिया, जय जवान जय किसान, जिसमें आपका एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो उस समय पर हमारे यहाँ बाजार तो थे नहीं, अमेज़न की तरह या बासमती राइस की तरह या आशीर्वाद की तरह खरीदने वाली कंपनियां तो थी नहीं, तो किसान ज़्यादा उगा रहा था, खरीदने वाले लोग कम थे। बिल्कुल। तो सरकार ने कहा कि भाई यदि किसान अपने गुणवत्ता के अनुसार मूल्य पर सामान नहीं बेच पा रहा है तो सरकार उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे देगी, सरकार खरीद लेगी, क्योंकि सरकार को उसको कोटा वाले जो है उसमें पीडीएस में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है उसमें उसको बंटवाना रहता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को न्यूनतम इसलिए बोला गया क्योंकि एक समय पर मार्केट्स का अभाव था। ओके। तो इसलिए किसान को न्यूनतम मूल्य देने की बात थी। अब आप समझिए how one small policy decision has become the problem of policy paralysis। मतलब एक छोटी सी विषय ने किसानों के दिमाग में क्या भर दिया कि हमें तो न्यूनतम चाहिए। यहाँ आने से पहले मैं पानीपत की राइस मिल में बैठा हुआ था। मेरी चिंता किस लेवल पर है वो धीरे धीरे आप समझोगे। मैं किस लिए बैठा था, हमारे यहाँ 11-21 बहुत होता है, 11-21 होता है ना चावल अपने यहाँ, और जो पानीपत की राइस मिलें हैं वो वाइट सेला और 11-21 खरीदती हैं। मैंने उनसे कहा यार हमारे भगवंत नगर से खरीदो, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने समस्या क्या बताई? उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर सूखा हुआ चावल नहीं आता है, यानी कि सुखा करके नहीं आता है। दूसरा, मशीन से कटा हुआ चावल आता है, हाथ से कटा हुआ नहीं आता। मशीन से काटने में वो जो पूरा दाना होता है वो टूट जाता है, तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलती है, इसलिए हमको हाथ से कटा हुआ चावल चाहिए, इसलिए हम उसको देवरिया और इस बेल्ट से खरीद रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा तुम मेरा विद्यार्थी है वो, तो मैंने कहा तुम बैठो जरा एक बार कॉपी पेन निकालो। उसने कॉपी पेन निकाला, हमने सब कहा कि भाई मशीन से कटाने का रेट क्या है? बोले 1400 रुपये घंटा। यार तो रेट चल रहा है 1200-1400 रुपये तो मशीन का रेट चल रहा है, 1200 है ना, 1200-1400। हाँ, तो हम तो 1400 रुपया घंटा। हाथ से कटने में कितना खर्चा है? हाथ से कटने में यहाँ 5000 रुपया ज़्यादा लगी हैं। ठीक। तो लेकिन किसान को वो रेट जो दे रहा है वो 3 रुपये किलो बढ़ा करके दे रहा है हाथ से कटने वाले का।
तो मैंने कहा अच्छा अगर मान लो 15 कुंटल हो ही रहा है तो 15 कुंटल का 1500 इंटू 3 करो 4500 होगा, तो आया उसी पर। ठीक, लेकिन उसमें किसान का फायदा क्या है कि यदि मान लो वो हाथ से कर रहा है तो वो लोग बड़ा ऑर्डर देने को बैठे हैं, क्योंकि आज उनके पास में हाथ से काटे हुए धानों की कमी होती जा रही है, क्योंकि मशीनों में वेस्टेज ज़्यादा आ रहा है। हमें सबसे पहले ये समझना है आपसे कि आप अपने भगवंत नगर के किसानों की एमएसपी मतलब रेट उनके प्रोडक्ट का कैसे बढ़वा सकते हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं एमएसपी से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। एमएसपी तो मिनिमम है। इस पूरी जो गणित मैंने आपको समझाई है यही तो है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भगवंत नगर में लोग मान लो टिंडा कर रहे हैं। मुझे पता है पंजाब में टिंडे की खपत ज़्यादा है, मुझे वहाँ के व्यापारी को सीधे खेत पे खड़ा कर देना है। वो तो बेचारा व्यापारी भी मारा घूम रहा है, उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, हम सीधे यहाँ किसान के पास में उसको खड़ा कर दें या यहाँ के व्यापारी के पास खड़ा कर दें कि भैया ये है, ये क्वालिटी है, आप रेट दो इनको, वो मिनिमम से बहुत ऊपर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं भगवंत नगर को न्यूनतम से बाहर निकालना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरे विषय को? बिल्कुल। भगवंत नगर के किसानों को मैं उस न्यूनतम से बाहर निकालना चाहता हूँ। इनकी मेहनत का रेट इन्हें मिले, न्यूनतम ना मिले, और वो तब मिलेगा जब इनका प्रोडक्ट को क्वालिटी से लिंक करके मार्केट में दिया जाएगा। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि जो बड़ी बायर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड बड़े बायर्स हैं, उनको यहाँ लाया जाए भगवंत नगर के अंदर। वो काम मेरा है, क्योंकि मैं 10 साल से वही कर रहा हूँ। फैमिली फार्मर का मॉडल वहीं से आता है, और हम जिस भविष्य में जा रहे हैं वहाँ किसानों की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम होने जा रही है, क्योंकि लोग फूड सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड सेफ्टी। बिना पेस्टिसाइड का खाना चाहते हैं, बिना खाद का खाना चाहते हैं, क्योंकि सबको अपने बच्चों की चिंता है, सबको कैंसर की चिंता है। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि हमारे भगवंत नगर के 1000 किसान पेस्टिसाइड फ्री खेती कर रहे हैं, 500 किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो उनका दाम 5 रुपए 6 रुपए बढ़ करके मिलता है उन बायर्स के पास में। अगर 2027 जीतते हैं तो इसका फायदा किसानों को होगा। इतनी लंबी मैंने कार्य योजना आपको बताई इसलिए भैया कि हम तो यही सोच करके बैठे हैं, और कुछ चीज़ें जीत हार से बहुत ऊपर होती हैं। भगवान का आशीर्वाद रहा तो वो तो सब होगा ही, लेकिन अपने लोगों के लिए काम करना वो तो मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। 27 के बाद तो आप देखेंगे कि हम कौन सी क्रांति लेकर के आते हैं। हमारे पास वो प्लान ऑफ एक्शन है। 10 साल से जो मैं कर रहा हूँ, जो 10 आपने कहा ना कि 10 साल से देश भर में काम किया, आपने गांव के लिए क्या किया, भगवंत नगर के लिए क्या किया, वही करने के लिए अब हम बैठे हैं। हमारा अर्जित अनुभव यहाँ काम आएगा। हम 27 के बाद फिर एक बार यही मंच पे बैठेंगे। 27 के बाद आप 6 महीने बाद मिलिएगा। मैं इस यहाँ से आपसे कह रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड आपको बोल रहा हूँ, मैं हल्की बातें करता नहीं हूँ। 6 महीने बाद आप मुझसे मिलिएगा और मैं आपको कागज पेन के साथ में, रिपोर्ट के साथ में दिखाऊंगा कि व्हाट आई हैव स्टार्टेड इन लास्ट 6 मंथ्स। बिकॉज हम लोग पूरे देश में जो काम करके आए हैं उसका अनुभव लेकर के यहाँ उतर रहे हैं। बड़ा वादा है। वादा है ही नहीं, मैंने बोला ना, वादा शब्द मुझे नहीं जचता। संकल्प है, संकल्प है अपने लोगों के लिए कुछ करने का। दूसरी बातें पे आते हैं कि भगवंत नगर की घूसखोरी भैया ने बताया कि चरम सीमा पे है। देखिए ऐसा है कि जब आप एक बड़ा प्रशासनिक अमला देखते हो तो प्रशासन में शुचिता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो जीरो करप्शन और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के चल रहे हैं, कभी कदार प्रशासन से कुछ ऐसी गलतियां होती हैं तो समय आने पर उनका भी निस्तारण किया जाएगा। ठीक है। दूसरा मेरा बात है कि सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं लोग, सिस्टम में फंस जाते हैं। कि एक होता है ना सर्कल, कि यहाँ से वहाँ भेजे जाते हैं, वहाँ से वहाँ, तो ये किसान, यूथ सब इन सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो सिस्टम को अपग्रेड होने की ज़रूरत है। देखिए ऐसा है, सिस्टम क्या है, हम और आप सिस्टम हैं, हम और आप सिस्टम का हिस्सा हैं। सिस्टम बदलने के लिए कोई मतलब, कई बार लोगों को लगता है कि सिस्टम बदलना मतलब, सिस्टम मतलब आप बदलेंगे तो सिस्टम बदलेगा। यदि हम अपने व्यवहार में शुचिता लाएंगे, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बदलेंगे तो सिस्टम बदलेगा। हम अपने आप में एक संकल्पित हो जाएंगे, हाँ मैं ये काम ऐसे कराना है। हाँ, ये विवेकानंद वाली बात होगी, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक सफलता ना मिले। देखिए ऐसा है ना कि यदि आप राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको रिजल्ट 2 साल में नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। हमने 10-11 साल काम किया है तो हमें कुछ अनुभव आया है। 2047 की तरफ आप देख रहे हो तो आपको एक लंबी दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो वो विषय है। महिलाओं के लिए भगवंत नगर में क्या प्लान है?
देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि महिलाओं को वो उचित सम्मान मिले जिसकी वो हकदार हैं। ठीक है। हमारे जैसा व्यक्ति या कोई संघ का स्वयंसेवक या यदि कोई भी संगठन समाज में स्थापित होता है ना, तो उसमें घरों से जो रोटियां हमें मिलती हैं खाने को, उसका बहुत बड़ा भूमिका होती है। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो कि हमारी माताओं का, बहनों का ये सम्मान कि भाई ये घर और परिवारों को चला रही हैं। दूसरा, हर महिला के पास में कुछ न कुछ अपनी एक मेधा है जिसको अपने घर पर बैठ करके वो उस मेधा को एक व्यवसाय का रूप दे सकती है। हमें क्या करना है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप्स, जो भारत सरकार की एक योजना है जिसको हम पीएम संपदा योजना बोलते हैं, जिसके अंदर में उन्होंने माइक्रो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स की बात करी है, यानी कि छोटे छोटे कृषि प्रसंस्करण के उद्योग। जैसे मान लीजिए आप गांव में हैं, आप घर में अपने रह रहे हैं, आपको लगता है आलू होता है, यहाँ G4 होता है, चिप्सोना होता है, लवकार वैरायटी का आलू होता है, आपको लगता है कि भाई इससे मैं एक छोटी सी यूनिट चिप्स बना करके और अपने आसपास में बेच सकता हूँ। हमारे यहाँ एक नमकीन का उद्योग है नेवरना में, लोग अचार पापड़ बना रहे हैं। तो ऐसे उद्योगों को, इस MSME स्केल के, छोटे स्केल के उद्योगों को डिसेंट्रलाइज कर देना, यानी कि गांव में 5 ऐसे उद्योग हो जाएं। बिल्कुल। और एक छोटा सा डेटा हमेशा रहता है, यदि आप एक महिला के हाथ में हर महीने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो उस 2,000 रुपये का वो क्या उपयोग करेगी, कभी सोचा है आपने? मुझे तो लगता है उसमें से कुछ पार्ट वो हमेशा सेव करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन खर्च कहाँ करेगी? पहला खर्च वो करेगी अपने बच्चों की शिक्षा पे, बिल्कुल। दूसरा खर्च वो करेगी अपने बच्चों के लिए कपड़े और चप्पल में, तीसरा खर्च वो करेगी अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौना या शिक्षा का कोई सामान लाने में, और उसके बाद उसको अपने पति की याद आएगी, और अंत में अपनी याद आएगी जो कभी उसको आती नहीं है, कि अपने परिवार के लिए करने में व्यस्त रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें पता है कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न ये है कि हम महिला की आय, देखिए कई बार लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ आय नहीं बढ़ानी है, हमें ये भी सोचना है कि आय बढ़ाने के बाद उस पैसे को गांव में ही कैसे रखा जाए। यदि आप ये कह रहे हो कि भाई 2,000 रुपये एक महिला के हाथ में रखने के बाद वो अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगी, तो टॉय मेकिंग की इंडस्ट्री भी प्रधानमंत्री जी कितने जोर शोर से कह रहे हैं। टॉय मेकिंग की छोटी इंडस्ट्री आपके गांव में शुरू हो सकती है, स्वयं सहायता समूह से शुरू हो सकती है। बिल्कुल। तो उस पैसे को गांव में ही रखने का प्रयास करना, यही है स्वदेशी का विचार। स्व का विचार यही है, अपनी चीज अपने गांव में, अपने समाज में ही खपे लगे। एक मेरा सवाल है रित फाउंडेशन के ऊपर, कि ये रित फाउंडेशन स्टार्ट कब हुआ, प्लान क्या था, मकसद क्या था, और इन फ्यूचर किस लेवल पे ये जा सकती है? देखिए, ये स्टार्ट हुआ 2020 जुलाई में। ये स्टार्ट हुआ 2020 की जुलाई में, और स्टार्ट करने का विजन ये था कि रित जो शब्द है, रित जो शब्द है, ऋग्वेद में एक ऋचा है, ऋतम सत्यस्य मूलम। रित का अर्थ होता है मानव और प्रकृति का संतुलन। ठीक है। हम और आप यहाँ बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि ये पेड़ है, ये पौधे हैं, जो हम देख रहे हैं वो सत्य है। लेकिन ये सत्य है क्यों, मतलब ये सृष्टि हमें क्यों जीवित दिख रही है? क्योंकि मानव और प्रकृति का संतुलन है। तो मानव और प्रकृति के संतुलन के आधार पर हमने रित का नाम रित रखा। 7 जुलाई 2020 को शुरू करा, और शुरू करा जब हम मन में बहुत व्यथित थे, क्योंकि हम 2.5 महीने गुड़गांव में स्वयं को 3 बार कोरोना करा करके और घर वालों की डांट झेल करके 6 लाख लोगों को भोजन करा चुके थे। 8 अप्रैल 2020 को हमने गुड़गांव में लोगों को, जो गुड़गांव लॉकडाउन में फंसे थे, उनको भोजन करना शुरू किया था, और 21 जून 2020 को हमने वो खत्म करा। तो ऐसी स्थिति में रित का जो हमारा उद्देश्य था वो था भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में एक सकारात्मक कार्य खड़ा करना। भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में एक परिवर्तन का प्रकल्प शुरू करना, जो गांव को गांव रखते हुए गांव को आगे बढ़ाए। अभी क्या मॉडल है? अभी हमारा मॉडल यही है कि हम हर गांव में, ये जो मैंने आपको बताया परिवार प्रशिक्षण केंद्र, ये हमारा एक मॉडल है जिसके सहायता से हम वहाँ रोजगार, कृषि, शिक्षा, संस्कार, इन 4 चीज़ों पर काम करते हैं। और मेरे भगवंत नगर के गांव से मजबूरी में कोई बाहर ना जाए। आवश्यकता मन है उसका तो जाए, लेकिन मजबूरी में कि यहाँ रोजगार नहीं है उसकी वजह से वो बाहर ना जाए। इसलिए हम रित को चला रहे हैं कि रित लोगों को स्वावलंबी बनाए,
गांवों को स्वावलंबी बनाए और यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो और कृषि यहाँ की जो है लोगों के हाथ में आय दे करके जाए। आज रित फाउंडेशन में कितने मेंबर्स होंगे? रित फाउंडेशन में पूरे देश में 600 लोग हैं। 600 लोग हैं। और 600 लोगों के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आशीर्वाद है, या जो लोग बिना बताए या बिना हमसे कुछ लिए चुपचाप काम करते रहते हैं, क्योंकि लोगों ने हमारे काम को देखा है। उड़ीसा में ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों का पैर कट गया, हमने पैर लगवाए तो वो पूरा परिवार जो है वो हमारे लिए किसी न किसी भूमिका में काम करता रहता है। आपको लगता है 27 जीतने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ती हैं। आप जनप्रतिनिधि होना अपने आप में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। एक शब्द हम बोलेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि एक ही शब्द में आप उसका उत्तर दें। बिल्कुल। भगवंत नगर। अपने परिवार। भगवंत नगर। राजनीति। सेवा। किसान। आधार। युवा। भविष्य। रित फाउंडेशन। संकल्प। अनुराग त्रिवेदी। दोस्त। गंगा आरती। संकल्प। अपनी पार्टी। मैंने बोला आपको। अच्छा, एक सवाल अपनी पार्टी पे है कि अक्सर जब हम पार्टी से बाहर होते हैं तो हमको लगता है कि हमारे मन में इतने प्लान हैं। मतलब हम अपना प्लान अगर हम माने कि 10 पॉइंट में अपना प्लान नोट डाउन किए हुए हैं, और जब हम पार्टी में जाते हैं तो हमें पार्टी के अकॉर्डिंग चलना होता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। ये सवाल उनके लिए जो पार्टी से बाहर है। जो पार्टी में जाने वाले हैं, जो पार्टी में जा चुके हैं। मैंने कहा ये सवाल उनके लिए है, ये सवाल मेरे लिए नहीं है। ये सवाल उनके लिए है जो पार्टी से बाहर है। पार्टी का हिस्सा बन जाते ही आप नहीं मानेंगे। इट्स एग्जाम्पल, किसी भी छोटे से कार्य को मान लीजिए कि जो चीज़ मेरा मन है करने का और पार्टी ने मना कर दिया, तो उस टाइम कैसा लगता है और क्या लगता है आपको? मेरे बाबा थे अभी यहाँ, चले गए हैं। पिताजी खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ये चाचा खड़े हैं, 13, 14, 15 चाचा खड़े हैं हमारे यहाँ। हमारा कोई मन होता, आधे टाइम में लोग मना कर देते हैं। क्या करें? यही पार्टी, यही परिवार। यदि आपका बच्चा अपनी मनमर्जी करते हुए उद्दंड हो जाएगा तो आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी। अनुशासित करने के लिए बड़े तो चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और जो संयुक्त परिवार में बड़े होते हैं उनको ये सब समस्याएं नहीं, अवसर लगते हैं। हमको कोई काम कराना होता बाबा से तो 2 घंटे बैठ के उनके पैर दबा देते हैं, काम करा लेते हैं। यही आपका जवाब है। कुछ मेरे पास सवाल है जिसका आंसर यस और नो में आपको देना है। बिल्कुल। क्या आप अपने आप को भविष्य का विधायक मान के भगवंत नगर में काम कर रहे हैं, यस या नो? ये देखिए, ऐसा है ना कि इस सवाल से अहंकार टपक रहा है, और मैं बहुत सामान्य सहजता में विश्वास रखने वाला लड़का हूँ, ठीक है ना। तो सवाल में मुझे अहंकार टपक रहा है, इसलिए मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दूंगा। एज योर विश सर। क्योंकि देखिए, लोग अपने आप को भावी विधायक या फलाना ठिकाना बोलते हैं। यार, हम स्वयं सेवक हैं भाई। हमको पार्टी कल बोल देगी यहाँ जाओ तो वहाँ चले जाएंगे। संगठन हमको बोल देगा वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाएंगे। हमको बोलता है उड़ीसा चले जाओ, उड़ीसा चले जाते हैं। तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये थोड़ा सा, मैं इन भावी विधायक ये इससे बचता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पार्टी के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इस सवाल से बचना चाहूँगा। ओके। हाँ, अगर आप इस सवाल को रीड्राफ्ट करके मेरे से ये पूछें कि क्या आप भगवंत नगर को विकसित करने के लिए आप भविष्य में भी काम करते रहेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे, तो उसका जवाब हाँ है। ओके। क्या राजनीति से कभी डर लगा है? हमारे बाबा 1982 से इस गांव के सरपंच हैं। ओके। 45 साल हो गए हैं। यहाँ एक विधानसभा होती थी हड़हा, भगवंत नगर 2 हिस्सों में था पहले। हड़हा से विधायक थे हमारे बाबा के मित्र थे डॉक्टर गंगा बख्श सिंह। हमने उनकी राजनीति देखी है। बहुत छोटे थे हम, एक घर में आग लगी। हम लोग, कोई पारिवारिक कार्यक्रम था तो सब लोग वहाँ थे। तो मुझे गाँव ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे सीन ध्यान है। तो ये हुआ, आग लगी है तो कार्यक्रम छोड़ करके सब लोग उस घर में गए जहाँ आग लगी थी। और आग लगे मुश्किल से 2 घंटे हुए होंगे।
तो हम एम्बेसडर गाड़ी में उनकी बैठे हुए और हम जा रहे हैं, बहुत छोटे थे। तो गाड़ी में वो बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, हम बैठे हैं, आगे कोई और बैठा है। तो जिसने जो आगे बैठा है उससे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यार रोड बड़ी ख़राब है। जिस रोड पे जा रहे हैं उनकी विधानसभा की रोड है। कह रहे हैं ये रोड बड़ी ख़राब है, बनवा देना चाहिए। और अगले दिन सुबह वो लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं कि ये रोड बननी चाहिए, इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो। क्या बात। तो राजनीति में हमने ये देखा है कि राजनीति सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है, अपनों के लिए कुछ करने का और एक मॉडल छोड़ जाने का। मैं आज यहाँ बैठ करके डॉक्टर साहब का नाम ले रहा हूँ, कुछ तो छोड़ा उन्होंने। ट्रू। उनकी मृत्यु हुए 2 साल हो गए। उनको अंतिम जो है वो 2007 तक वो विधायक थे। 2002 से 7 वो विधायक रहे, तो 20 साल हो गए। 20 साल बाद भी हम उनका नाम ले रहे हैं, कुछ तो छोड़ के गए होंगे वो। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए राजनीति से मुझे डर कभी नहीं लगा। और जो लोग संगठन का काम करके पक गए होते हैं ना, उन्हें डर नहीं लगता। क्या ही होगा ज़्यादा, हमारे पास क्या है खोने को। ठीक ठाक शिक्षा घर वालों ने, विद्यालय ने दे दी है। कहीं भी किसी जगह खड़े होकर के हम फिर से अपना कोचिंग पढ़ाना चालू कर सकते हैं। क्या है मेरे पास खोने को? देश भर में मैं काम कर रहा हूँ रिथ फाउंडेशन का, कल को फिर से करने लगेंगे। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है वो डरता है। एक और छोटी सी बात बताऊं, अभी चर्चा हो रही थी, हमसे लोग कहते हैं भैया वो राइफलें लेके नहीं चलते हो, वो ट्विस्ट है ना, बिल्कुल कि नीली हम वाली। अक्सर देखते हैं कि भगवंत नगर में जितने भी प्रत्याशी हैं सबका एक अलग प्रोटोकॉल्स होता है। हमारा क्या है? एकदम सादगी। मेरे पास कुछ फोटोज भी आपकी हैं कि मैं देखता हूँ कि अनुराग त्रिवेदी कहीं भी बैठ जाते हैं, किसके घर में भी बैठ जाते हैं, देखा कि बनियान पहन के भी जमीन में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहीं हम ट्यूबवेल पर नहाते हैं, इनते कहते हैं देर होएगा नहीं साथ नहावा जाता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने हमसे कहा कि भाई वो नीली वर्दी वाले वो होने चाहिए, वो क्या कहते हैं, वो रिवॉल्वर होनी चाहिए, तो बाउंसर्स होने चाहिए। सी द क्वेश्चन इज व्हाई। ये मेरे अपने हैं, मैं इनके घर बाउंसर लेके जाऊंगा? ये मुझे पता है कि यार ये 5 कप चाय पिला सकते हैं मुझे, तो मेरे साथ 5 आदमी हैं और 4 बाउंसर हैं, या तो मैं उनको अपना ना मानूं। और मुझे किसका डर है? मैंने किसकी जमीन दबा ली है? मैंने किसके घर पे डाका डाल दिया है? कौन मेरा दुश्मन है भाई? पदयात्रा में हम किसी घर में भी घुसे हुए थे। एक आदमी चूल्हा में अपना खाना बना रहा था, उसके पास घुस गए हमें दादा, तो वो आदमी प्रेम से बैठाला। तो कहने का मतलब है कि मुझे सहजता राजनीति में पुनर्स्थापित करनी है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब को यदि आप बुलाओ, छोटे से मुंडन में भी तो पहुंच जाते थे। अनुराग जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कभी अपनों को खोने का डर नहीं लगा आपको? सवाल को विस्तारित करिए, और गंभीर सवाल पूछा है आपने। किस तरह से? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम राजनीति में आते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि शायद जो आज हमारे साथ हैं कल वो हमारे साथ ना रहें, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन केस कभी हम अपनों के लिए हमें लड़ना पड़ जाए, ऐसा और जिसके है, साथ हम लड़ रहे हैं वो भी कुछ अपने ही हैं। ऐसा है, पहली चीज तो ये समझना होगा, राजनीति प्रतिस्पर्धा है, लड़ाई नहीं। हमारे एक भैया हैं, वो भी मतलब टिकट मांग रहे हैं, मुझे उनके गांव जाना था। नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक सार्वजनिक शिष्टाचार और गरिमा है, तो मुझे उनके गांव जाना था। तो किसी का फ़ोन आया कि बोले भैया यहाँ कार्यक्रम है, आपको आना है। तो मुझे पता था कि उनका गांव है, तो मैंने उनको फ़ोन करा। मैंने कहा दादा प्रणाम, तो बोले खुश रहो। हमने परिचय दिया तो बड़े प्रसन्न हुए। हमने कहा दादा एक अनुमति लेनी है। बोले क्या? हमने कहा आप गाँव तो निमंत्रण आवा, चले जाइए। तो उन्होंने कहा अरे अनुराग, सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल जाना चाहिए। तो हम कहा नहीं दादा, शिष्टाचार मान लो, आप गाँव हम जा रहे हैं तो पूछक चाहिए। तो प्रसन्न हो गए वो। क्या बुराई है इसमें? मैं उम्र में छोटा हूँ ना। तो राजनीति लड़ाई नहीं है, प्रतिस्पर्धा है। ए दूसरा जो आपने कहा, रूठना मनाना खोना, हमारा है संयुक्त परिवार। अबे मुन्ना रूठी रहा, देखो हमारा चाचा खड़े ही हर हफ्ता रूठी जाती हैं, तो हम इनका मनावा करें तो हमें क्या होगा? जब आप संयुक्त परिवार में रहते हो तो छोटी चीजें हैं। मतलब अनुराग जी को कभी हम नहीं आया? किस बात का है?
मैं कौन हूं? कोई नहीं हूं भैया। सनातन धर्म का इतिहास 30,000 सालों का है। इस पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह के विराट देश में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक अबोध बालक कौन है भाई? हम कौन है? हम हमको लगे हम हैं तो हम मूर्ख हैं। अनुराग जी, परिवार की परिभाषा क्या होती है? परिवार पर ऐसा ही है, जितने लोग यहाँ बैठे हो सब हमारा परिवार है। ये देखो बैठी, इनके हम पाए छुए थे, छतरी आई हम पाए पकड़ फिर हम इनके टांगन हम पिले रही थे, कहते नहीं हम न छुए देबे, हम कहे हम छुईबे। परिवार है। जहां पर भी बनावटीपन ना हो, जहां पर दिखावा ना हो, वो परिवार है। अनुराग जी, आपके लिए हमारे पास कुछ आपकी ही तस्वीर हैं जो हम आपको दिखाएंगे और चाहेंगे कि उस पर कुछ चीज आप बताएं। बिल्कुल। आपकी पहली तस्वीर हमारे पास ये है। अच्छा, ये भाई पदयात्रा के दौरान गर्मी बहुत थी। मतलब आप इसमें मैं देख रहा हूँ कि पत्तल में दाल चावल सान के रखे हुए हैं और बनियान पहन के बैठे हुए हैं। हाँ तो देखिए, यदि आपको राजनीति, ये भगवंत नगर के प्रत्याशित नहीं हो सकता है। नहीं, यही भगवंत नगर है। जो आप दूसरा देख रहे हैं वो भगवंत नगर नहीं है। अच्छा, यही भगवंत नगर है। मैं अब ये आप भगवंत नगर वालों से पूछिए, मेरा उचित नहीं है कुछ कहना, लेकिन यही भगवंत नगर है। और मैं बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। हाँ, वो मुझे लग रहा है यही भगवंत नगर है और इसका समय आने दीजिए, इसका जवाब मिलेगा। यही भगवंत नगर है। भगवंत नगर को कुछ कम बातों में आपने बड़ी बड़ी बातें बता दिया। मैंने आपसे कहा ना, भगवंत नगर प्रेम से जीता जाता है, अकड़ से नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। भगवंत नगर ज्ञान से जीता जाता है, अहंकार से नहीं। तीखा वार कर रहे हैं। नहीं, मैं अरे यार, मैं छोटा आदमी हूं भाई। मैं तो एक बात बता रहा हूं कि ज्ञान और प्रेम और सम्मान, ये 3 चीजें हैं जिनसे आप इस महान धरती की इस बड़ी विधानसभा को, सम्मानित विधानसभा को, आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। ये फोटो कब की है? ये एक बार दोबारा दिखाइए। जी बिल्कुल। ये फोटो पदयात्रा के 12वें दिन की है। ये गांव जो है वो संत नगर के आगे एक हम लोग गांव में थे, पसियन खेड़ा, पहले वाले गांव क्या नाम था? सीताराम खेड़ा। वहीं हम असल में क्या है कि गर्मी बहुत हो जाती थी दिन में, तो गांव में कोई ट्यूबवेल नल पे नहा लेते थे, फिर खाना खाते थे। तो ये जो है उनके बड़े बड़े भाव से, इसकी बड़ी कहानी आप समझिए। हम लोग इस गांव में पहुंचे तो संत नगर से करीब करीब 4-4.5 किलोमीटर दूर और भद्दर धूप में पैदल चल के हम लोग इस गांव में पहुंचे थे। अच्छा। हाँ। और जब हम लोग पहुंचे तो आगे लोग जो गाड़ियों से चलते थे, तो ये लोग गाड़ी से आगे चल के बता दी थे भैया आ रहे हैं। तो उन्होंने पूरा रोड साफ करी, बैठने का इंतजाम करा। हम पहुंचे तो उन्होंने मोटर चला के पानी पाइप पकड़ा दिया नहाने के लिए, अपना नहा धो के बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। और इस गांव से जब हम अगले गांव को बढ़े, पसनियन खेड़ा, तो हमारे गांव की महिलाओं से, इस गांव की महिलाओं ने कहा हम भी पदयात्रा में चलना चाहते हैं, अगले गांव तक छोड़ने चलेंगे। और अगले गांव जब वो पहुंची हैं तो दोनों हमारे गांव की महिलाएं, इस गांव की महिलाएं रोई हैं, एक दूसरे को पकड़ करके और एक दूसरे को विदाई दी है, कुछ छोटी चीजें जो उनके पास था। सर, पदयात्रा का मकसद क्या था और ये कब स्टार्ट किया था? क्या इसकी कहानी थोड़ा सा बताइए ना हमको। समझ ऐसा है कि 14 तारीख को हमने शुक्लागंज के आनंद घाट से पदयात्रा को शुरू किया था। मकसद अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये था कि पहला तो ये कि गंगा आरती में सबको, गंगा आरती के प्रति सबको संगठित करना। ठीक है। और दूसरा बड़ा मकसद ये था कि आप बारिश के समय बैठे हैं, वो बेल्ट हमारी कटरी की बेल्ट है, उसमें बाढ़ आती है, ठीक, और बाढ़ रहती है उसमें करीब करीब अगस्त सितंबर तक, गलत तो नहीं कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको वहां जा करके, अब आखिरी गांव है जो गंगा के पास है, मझरा, बद्दल कटरी, बाला कटरी, लछनिया कटरी, ये गांव है जो एकदम लास्ट में गंगा किनारे पसंद खेड़ा। जहां हम गए लोग भावुक हो गए, कहीं यहाँ कोई नेता ही नहीं आता है, आता ही नहीं है, न प्रत्याशी आता है, न बन जाने के बाद आता है। तो मेरा उद्देश्य था, अंत्योदय का भाव क्या है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। मेरा उद्देश्य था उन सब गाँवों में जाना, वहाँ की समस्याएं देखना, वो कैसे जी रहे हैं वो देखना, तब तो हम उनके लिए कुछ काम करने का सोच सकते हैं। और आप बहुत लोगों से मिले हैं और आगे मिलेंगे। मैं आपको सिंपल सा नंबर दे रहा हूँ, हमारे यहाँ 517 बूथ हैं, SIR के बाद 3,60,000 वोटर है।
517 बूथ हैं, 3 नगर पंचायतें हैं, 230 ग्राम पंचायतें हैं, 50 न्याय पंचायतें हैं। इस पूरे उसमें हम 450 किलोमीटर जो गंगा की तरफ की 51 न्याय पंचायतें, ग्राम पंचायतें, वहाँ होकर के आए। हर गांव, हर मजरा, हर घर, कोई जाति नहीं छोड़ी हमने। सबके घर गए, हर मंदिर में जल चढ़ाया, सबके बीच में बैठे, सबकी समस्याएं सुनी। तो पदयात्रा का उद्देश्य ये था, राजनीति को समाज के बीच में पुनर्स्थापित करना। सर, एक बार हम अभी जल्दी में ही भगवंत नगर के एक समाजवादी पार्टी के नेता का पॉडकास्ट कर रहे थे। उन्होंने हमसे बताया कि भगवंत नगर में अक्सर बाहर से लोग आते हैं और अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं भगवंत नगर में, उसके बाद यहाँ अपना दबदबा दिखाने लगते हैं और असल में जो भगवंत नगर का विकास है वो दब जाता है। मैं क्या बोलूं इस पर? इस बात पे कितनी सच्चाई है, मैं ये चाहता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि बाहर से लोग आके भगवंत नगर में अपना वर्चस्व कायम करते हैं और यहाँ का जो विकास है वो दब जाता है? देखिए, ऐसा है, भगवंत नगर अपने आप में एक पढ़ी लिखी और एक समझदार विधानसभा है। बिल्कुल ट्रू। तो मेरा जनता के विवेक पर सवाल उठाना किसी भी तरह से उचित नहीं है, लेकिन जो ये बात है कि बाहर से लोग आते हैं और यहाँ आकर के कहीं ना कहीं, देखिए, जनता भी अब ये चाहती है कि लोग हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति हो जिसमें सहजता हो। क्या बात है सर, हमारे पास कुछ और तस्वीर है आपकी, हम चाहेंगे ये तस्वीर के बारे में कुछ बताइए। ये तस्वीर, एक मिनट, अच्छा, ये तस्वीर बंदीपुरवा की है और एक बिटिया की शादी थी, वहाँ पर हम लोग गए थे। हमारा, देखिए, एक छोटा सा उद्देश्य रहता है हमेशा। हम लोग जब कहीं जाते हैं शादी में, तो देखिए 2 तरह के मॉडल हैं आज राजनीति में। बिल्कुल। एक मॉडल ये है कि मान लीजिए मेरे पास कार्ड आया, मैंने फलाने से कहा कि ये हमारा व्यवहार लिखाया हो, ठीक। दूसरा मॉडल हमारा है जिसमें हम, शादी का कार्ड आया तो हम जाते हैं स्वयं, चाहे जिस जाति की बिटिया की शादी हो उसके पैर छूते हैं। एक भाई के तौर पर मैं कन्यादान करने यदि जा रहा हूं तो, और हमारी जो भी भेंट है वो हम उसको दे करके घर पर बैठ करके तब आते हैं। ओके। तो ये उन्हीं में से एक हमारी बहन है, उनका विवाह है, उसकी ये तस्वीर है। ये है अपनेपन का संबंध। हमारे पास एक तस्वीर और है आपके लिए। ये निधान खेड़ा की तस्वीर है। निधान खेड़ा में आग लगी थी और 6 परिवारों में आग लगी थी। हमको फ़ोन किया गया तो अगले दिन हम लोग सुबह सुबह वहाँ पहुँचे हुए हैं। इनका कुछ परिवार इंदौर में रहता था, लोग थे नहीं यहाँ पर जब आग लगी, तो उस दौरान हमने इनकी सहायता की थी। हमारे हरिपाल चाचा खड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं किसान मोर्चा के। तो ये वो तस्वीर है। एक तस्वीर और है आपके हमारे पास जिसमें आप भीमराव अम्बेडकर का अंगोछा अपने गले में डाले हुए हैं। ये हमारे चाचा बैठे हुए हैं, इनका गांव है त्रिपुरारपुर। यहाँ पर जो है अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम था, तो ये उस समय की तस्वीर है। और इस कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती में करीब 13 कार्यक्रमों में हम लोग थे और उन्हीं में से एक कार्यक्रम ये है। तो अपने जो समाज के लोग हैं सारे, वहाँ पर हम लोग उनके बीच में यहाँ पर उपस्थित थे। एक तस्वीर और है आपके हमारे पास। ये तस्वीर है लखमदे मऊ की। लखमदे मऊ में हमारा जो नट समाज है, उनके यहाँ पर एक शादी थी, तो शादी में उनके यहाँ पिताजी वॉशिंग मशीन देने जो है उनको भेंट के तौर पर गए थे, क्योंकि मैं उस समय यहाँ था नहीं। हमने देखा कि रेत फाउंडेशन ने काफ़ी सारी चीज़ें शादी विवाहों में दिया है, जिसके बहुत सारी पोस्ट आपके फेसबुक अकाउंट पे हैं। जी। एक तस्वीर और है हमारे पास, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। एक दादी हैं जो आपको थाली में खाना परस के आपके हाथों में दे रही है और नीचे पॉलीथीन में उनके डिब्बे रखे हुए। अच्छा, ये तस्वीर बैरागर की है। हम लोग कंबल वितरण करके यहाँ से निकल रहे थे। तस्वीर ये जनवरी की है। मैं भूख लगी थी और भूख लगती है हमें तो हम जो है फिर फंक्शन करने लायक नहीं बचते हैं। तो भूख लगी हमें तो हमने पूछा कि भाई खाना, तो हाँ नहीं। तो ये बताया गया कि एक टिफिन गाड़ी में पड़ा, उसमें 2-3 रोटी बची हैं, बाकी सब खप गया है। तो हमने कहा रोटी ये निकाल लो। तो जहाँ गाड़ी थी हमने कहा यहीं रुको, सामने इनका घर दिख रहा था, हमें नहीं मालूम था। तो हमने घर में घुस गए, हमने आवाज़ दी, हमने कहा अम्मा को है? तो निकल के बोले हाँ बच्चा। हम कहा अम्मा रोटी हैं, अचार ला दो। तो डब्बे से अचार निकाल रही हैं, हम रोटी बैठ के वहाँ अचार के साथ खा रहे हैं। और जब दोबारा पदयात्रा में इनके घर के सामने से निकले
तो ये अपने बच्चे से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो उन्होंने बात कराई मेरी वीडियो कॉल पे, बोले वही भैया हैं जो अचार हमते मांग के यहाँ घर पर खाना खाना है। तो ये जो आप पहले पूछ रहे थे ना, ये है आत्मीयता, ये है असली भगवंत नगर की पहचान। ये है भगवंत नगर। और ये जवाब भगवंत नगर भी देगा एक समय पर। सर, आपके अकाउंट से मैंने कुछ आपके कमेंट्स उठाए हैं, उन कुछ 2-3 कमेंट्स हमारे पास हैं जिनका हम चाहेंगे उसका आंसर आप दें। बिल्कुल। आपके अकाउंट का कमेंट्स है, अनुराग जी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ बाहर होता है, भगवंत नगर में नहीं। किसी ने लिखा है आपके लिए? शायद ये बाहर हैं भगवंत नगर से। ओके। एक और है कि अनुराग जी सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करते हैं, ना कि भगवंत नगर के गरीब जनता के लिए। सही बात है, पूरा भगवंत नगर हमारा अपना है, अपने के लिए काम कर रहे हैं, आगे वाला बात सही नहीं है। एक कमेंट और है, अनुराग जी सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखते हैं और गंगा आरती कराना मतलब चुनाव जीतना नहीं होता है। अच्छा भाई, ये भी भगवंत नगर से तो बाहर हैं यार, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये है। चलिए इसका एक दूसरा जवाब मैं देता हूँ। सोशल मीडिया पर आप भी हैं, आप एक काम करिए, जितने भी लोग आप भगवंत नगर में दिख रहे हैं उन सब का सोशल मीडिया का एक बार सबको देखिए। हमको अपनी सोशल मीडिया टीम ये कहती है, मेरी सोशल मीडिया टीम, कि सर इतना कंटेंट डेली क्यों आता है? तो हम उनसे कहते हैं यार जब हम एक दिन में 5 गांव जा रहे हैं, 500 लोगों से मिल रहे हैं, तो कंटेंट नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। तो वो कहते हैं बताइए सर, हम पहले काम करते थे, वहां प्रत्याशी हफ्ते में 2 बार जाता था, उसी की रील 5 बार डलवाता था। तो इसलिए अब वो नजरिया है देखने का अलग अलग। अब पदयात्रा कर लिया यार, अब इनका जवाब देना तो फिर समझ रहे हैं थोड़ा, बिल्कुल सही। पदयात्रा वाले ही बता देंगे वो कहाँ हैं, हम क्या हैं। बिल्कुल सही बात। वो है। कुछ सवाल हम चाहेंगे, आप बैठे हैं और जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट हमारी है कि पूछिएगा वही जो समस्या हो, और जो लगता हो कि अनुराग जी इन फ्यूचर आपके अगर लीडर बने तो उस समस्या को दूर करेंगे। ऋषभ माइक निकाल लो। जी, हमारा नाम रामू सिंह है। हम यह कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की समस्या है, इसके लिए बताइए। अनुराग जी, स्वास्थ्य की समस्या है भगवंत नगर में? देखिए ऐसा है कि जो स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर है वो 3 स्तर का स्ट्रक्चर होता है। पीएचसी यानी कि प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं कि प्राथमिक सहायता केंद्र, दूसरा सीएचसी यानी कि सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, और तीसरा जो जिला अस्पताल है। WHO का डेटा है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसको 24 घंटे के अंदर बीमार होने के सही डॉक्टर मिल जाए तो 80% जो लोग हैं उनको ऊपर के लेवल पर जाना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। तो जो हमारा पीएचसी का लेवल है, उस लेवल पर डॉक्टरों का रेगुलर आना, जो इन्होंने कहा, वो एक विषय है जिस पर काम होना है। और दूसरा, वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं उनकी उपलब्धता एक है जिस पर काम होना है। तीसरा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जापानीज इंसेफेलाइटिस पे काम करा गोरखपुर में, तो वो कैसे सफल हुआ कि जापानीज इंसेफेलाइटिस का जब सीजन आता था तो डॉक्टर, लगने वाला इंजेक्शन और दवाइयाँ वो सब पीएचसी लेवल तक उपलब्ध होती थी। मतलब आप इन समस्याओं के लिए 2 चीज़ बता रहे हैं, एक दवा की कमी नहीं होगी और डॉक्टर से रेगुलर, वो हमारा उद्देश्य है। दूसरा सवाल हम चाहते हैं कोई पूछ ले। भैया जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव की 2 रोडें खराब हैं, वो तरह क्या है? ठीक है, देखिए रोड के लिए। हाँ, इसका जवाब मैं पहले हालांकि मैं दे चुका हूँ आपको कि क्षेत्र पंचायत निधि, जिला पंचायत निधि, ग्राम विकास निधि और जो जनप्रतिनिधि यानी कि जो विधायक का जो MLA लेड फंड होता है, ये चारों जब सिंक में काम करते हैं, समन्वय में काम करते हैं, तो कहीं पर भी रास्ते खराब होने की समस्या खत्म हो जाती है। मैंने आपको बोला कि हमारा उद्देश्य समन्वय लेकर के चलना है, और हर एक ग्राम प्रधान हमारा भाई है, हमारे साथ बैठ करके वो उसमें हमारा हाथ बटाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कोई और सवाल ले, जो हमारे बीच से कोई एक पूछ ले। क्या सवाल है आपका? हमारे यहाँ छुट्टा जानवर गाय करीब 10,000 गाय से किसान बहुत प्रताड़ित है, और इसमें जो है खानों के लिए एकदम लगदम है, और घर में खतपोड़ के लोग खेतों में रह रहा है तब भी वो पन नहीं लगा पा रहा है। इतनी 10,000 जानवर है। हमने माननीय विधायक जी से गए, 2 ताली आदमी लेके 500 आदमी लेके 2 बार गए, लेकिन विधायक जी बोले मैं गौशाला बनवा देता हूँ, मैं वादा करता हूँ, लेकिन कोई ये मेरा काम। दिल से पूछा गया सवाल है अनुराग भाई, इसका जवाब भी हम आपको दिल से देते हैं। बिल्कुल।
उन्नाव में जब आप नवाबगंज टोल की तरफ जाएंगे तो उसके जस्ट पहले एक गोबर पेंट की फैक्ट्री है। वो शुरू जब हुई तो उसमें हम लोग प्रशिक्षण में और उसकी कई सारी चीज़ों में उस समय पर रहे। मेरा एक मॉडल है, समय आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग उसको रखेंगे। मान लीजिए मेरी विधानसभा में या भगवंत नगर विधानसभा में 70 गौशालाएं हैं। हमारा मॉडल है गौशालाओं को रेवेन्यू पॉजिटिव करने का, यानी कि गौशाला पैसा कमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये सभी लोगों के लिए जवाब है। बिल्कुल। कैसे? हमारे यहाँ 10,000 पशु मान लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 10,000 पशु ऐसा है जो अन्ना है। अन्ना होने का मतलब क्या होता है, पहले इस पर उसको हमें समझना होगा। अन्ना होने का मतलब ये होता है कि जिसकी वो गाय है वो उसकी देखरेख करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने गाय को छोड़ दिया है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक। अब इसमें एक जो समाधान है वो आता है समाज से। समाज से कैसे आता है कि जो आप खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ ही हम गाय का चारा उगाएं, लेकिन अपने यहाँ लोगों के पास ज़मीनें कम है, जोत छोटी है, तो वो समाधान बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है। बड़े किसान उसको कर सकते हैं, छोटे किसान नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारा मॉडल है कि गौशालाओं को, जितनी भी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में जो गोबर आता है उस गोबर को खरीदा जाता है। क्या आप ये जानते हैं? गोबर पेंट का रेट 250 रुपये प्रति लीटर है। बिल्कुल 250 रुपये प्रति लीटर है। एक सिंपल सा काम है कि मुख्यमंत्री जी से हमारा ये अनुरोध होगा आगे आने वाले समय में कि आप ये मैंडेटरी कर दीजिए कि सारी सरकारी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंगें बनती हैं उनकी पुताई में गोबर पेंट यूज होगी। क्या बात है। ध्यान से सुनिएगा, एक ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 सरकारी बिल्डिंगें होती हैं, मिनिमम 10। मिनिमम बता रहा हूँ, हमारे ग्राम पंचायत में कम से कम 50 बिल्डिंगें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 7 मजरे हैं, 7 तो स्कूलें हो गए, एक हमारा इंटर कॉलेज है, समिति की बिल्डिंगें हैं, वो 10 तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 10 बिल्डिंगें होती हैं। मेरी भगवंत नगर विधानसभा में मान लेते हैं 230 ग्राम पंचायतें हैं, 2300 बिल्डिंगें हो गई। 2300 बिल्डिंगों में हर 2 साल में पुताई होती है। बिल्कुल। हर 2 साल में यदि पुताई होती है, एक बार की पुताई में कम से कम 100 लीटर से लेकर के 150 लीटर तक पेंट लगता है। ठीक है, एक साल के अंदर जो डिमांड आपके पास आ रही है वो 2300 2300 इंटू 300 100, ठीक है, 100 लीटर पे मान के चलते हैं। 2300 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया? 2,30,000 लीटर, रफली 2,30,000 लीटर पेंट आपको चाहिए 2 साल के अंदर। एक साल में 1,15,000 लीटर चाहिए। गोबर पेंट में पर लीटर का जो मार्जिन आता है वो आराम से 50 रुपए का आता है। 1,15,000 आप इंटू 50 कर लो, आपकी गौशालाएं रेवेन्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, गौशालाएं आपकी पैसा कमाएंगी और गौशालाओं में जगह नहीं बचेगी आपको अन्ना पशु को रखने के लिए। मुद्दा होता है सोच का और समाधान देने का विजन। क्या बड़ी बात, बिल्कुल ट्रू। और मैं आपको संख्या देकर के कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। हमारे यहाँ हर प्रधान अगर ये आपको ये हो जाए कि भाई हम लोगों को गोबर पेंट खरीदनी है, गोबर पेंट से हमारा सारा जो है, और ऐसा नहीं कि गोबर पेंट कोई क्वालिटी में खराब पेंट है, आप लगवाएंगे घर के अंदर तो बहुत बेहतरीन काम करता है, घर के बाहर भी वो अच्छा काम करता है। तो ऐसी स्थिति में गाय के गोबर को आप उपयोग कर सकते हैं। आप हर चीज में समस्या ढूंढने की बजाय जब आप समाधान ढूंढोगे ना तो बहुत सारे समाधान निकलते हैं। क्या बात है। और वास्तव में अन्ना पशु की समस्या एक बड़ी समस्या है, मैं इससे सहमत हूँ। बिल्कुल। अनुराग जी का विजन बहुत बड़ा है, सोच बहुत बड़ी है और संकल्प उनके बहुत से हैं। अगर 2027 का चुनाव अनुराग त्रिवेदी जी जीतते हैं तो इसी मंच पे किए गए वादे हम दोबारा पूछने आएंगे। आज अनुराग जी के साथ पॉडकास्ट करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और अनुराग जी इतना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।